नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट, सीरिया और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। हूथी के साथ एक बार फिर से जंग शुरू हुई है और जंग शुरू किया है अमेरिका ने। हूथी ने यह घोषणा की हुई थी कि अगर 4 दिन के भीतर भीतर इजराइल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट शुरू नहीं करता है, इमदाद वहां पहुंचने नहीं देता है, तो वो फिर से एक बार ब्लॉकेज करेगा, फिर से एक बार इजराइल की जहाजों को जाने नहीं देगा। 4 दिन जब बीत गए तो उसने कहा कि अब यह ब्लॉकेज हमने लागू कर दिया है, अब हम यहां से इजराइल की जहाजों को नहीं जाने देंगे। यानी हूथी का जो भी विवाद है वो इजराइल के साथ है और वो भी हमास के मुद्दे पर है, गजा के मुद्दे पर है, बाकी सारे मुद्दों पर नहीं है। अगर नक्शा आप देखेंगे तो अमेरिका और यमन के बीच में जो दूरी है वो 8,345 8,345 माइल्स की है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि कोई पड़ोस में तो है नहीं यमन उसके। यमन से अमेरिका का कोई सीधा झगड़ा भी नहीं है, पड़ोस में तो उसके इजराइल भी नहीं है, लेकिन इजराइल लगातार गजा के अंदर जो इमदाद को बंद किया हुआ है, वो भी रमजान के महीने में, उसको लेकर हूथी ने बात की थी। जब इजराइल का हमास के साथ समझौता हो गया था, हूथी ने अपनी लड़ाई बंद कर दी थी। अब अमेरिका आता है हमला करने के लिए हूथी के ऊपर और सना के ऊपर बॉम्बिंग करता है, दावा करता है कि वो जो ये बॉम्बिंग कर रहा है वो हूथी के नेताओं को एलिमिनेट करने के लिए, उनको मारने के लिए बॉम्बिंग कर रहा है। यही वो दावा है जो हर जगह किया गया और कहा गया फला मारे गए, ढिमका मारे गए। लेकिन जब खबर सामने आती है तो पता चलता है कि जैसे इजराइल ने गजा पे जब भी हमला किया, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, आम लोगों को मारा, ऐसे ही अमेरिका ने यहां भी रेजिडेंशियल जो रिहायशी इलाका था वहां पर हमला किया और वहां पर बच्चों को और आम लोगों को मारा। जहां तक नेताओं की बात है, अभी हूथी की तरफ से ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि उनके किसी नेता को मारा गया। अब जाहिर था कि जब यह हुआ तो हूथी बदला लेता और हूथी ने बदला लिया। यूएसएस ट्रूमैन, जो उनके लड़ाकू जहाजों का वाहक होता है, जिसमें वो लड़ाकू जहाज लेकर आते हैं, उस यूएसएस ट्रूमैन के ऊपर कुछ घंटों के भीतर एक के बाद एक 2 अटैक किए गए। और यमन का कहना है, हूथी का कहना है कि इन अटैक्स के बाद अमेरिका जो कई सारे और प्लान किया हुआ था रेजिडेंशियल एरिया पर हमले, वो हमले जो हैं वो नाकाम हो गए, वो हमले नहीं कर पाया और वो पीछे हट गया। मिसाइलों से ये अटैक किए गए थे। और इसके बाद बयान 2 आए। एक बयान आया ट्रंप का कहना था कि अगर हूथी की मदद करना ईरान बंद नहीं करेगा तो हम ईरान के ऊपर सीधा हमला करेंगे। आप इजराइल की मदद कर सकते हैं, आपसे सीधी लड़ाई तो किसी की नहीं है, आपसे सीधी लड़ाई हमास की भी नहीं है, आपसे सीधी लड़ाई हूथी की भी नहीं है और ईरान की भी नहीं है, लेकिन आप इजराइल के सपोर्ट में किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं, किसी को हमला करने की धमकी दे सकते हैं और दूसरों से यह चाहते हैं कि वो किसी की मदद ना करें। ईरान से आप कह रहे हैं कि वो हूथी की मदद ना करें, लेकिन आप इजराइल की मदद करते रहेंगे। आईआरजीसी के जो चीफ हैं, जो कमांडर हैं, उन्होंने 2-3 बातें अपने बयान में बहुत क्लियर कहा। पहली बात तो यह कही कि अगर अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर हमला करते हैं, हम वार शुरू नहीं करेंगे, हम युद्ध शुरू नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे तरफ हमला होता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात कही वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने कि आप इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए और सना के ऊपर, यमन के ऊपर बॉम्बिंग करना बंद कर दीजिए। अगर हमसे आप कह रहे हैं हूथी का हम सपोर्ट ना करें, तो आप भी इजराइल का सपोर्ट करना बंद कर दीजिए और सना के ऊपर बॉम्बिंग करना बंद कर दीजिए। इसके अलावा आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि मैंने ईरान को एक लेटर भेजा है बातचीत के लिए। अब ईरान ने कहा है कि हम पूरी स्क्रूटनी करने के बाद, पूरी जांच परख करने के बाद इस लेटर का जवाब देंगे। तो तनाव अभी भी बना हुआ है, अभी भी अमेरिका आगे हमले करने की बात कर रहा है और अब हूथी ने कहा है कि हम और ऑप्शंस अपनाएंगे। यह दूसरा बयान जो था जिसकी मैं बात कर रहा था, कि हूथी ने कहा है कि अब हम और ऑप्शंस अपनाएंगे। इन ऑप्शंस का मतलब क्या हुआ? वो इजराइल के ऊपर फिर से सीधा मिसाइल हमला कर सकते हैं। आपको याद होगा कि जिस समय जंग चल रही थी, सीधे तेल अवीव तक उनके मिसाइल के हमले हो रहे थे और इस हमले का जो खतरा है वो इजराइल में महसूस किया जा सकता है। वहां के अखबारों में यह खबर छपी है कि मिसाइल अटैक का खतरा है, यानी हूथी दोबारा से मिसाइल अटैक शुरू कर सकता है। रेड सी में ब्लॉकेज की बात तो उसने की ही है कि इजराइल को जाने वाला कोई भी जहाज हम जाने नहीं देंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे।
इसीलिए इजराइल ने अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है कि अगर मिसाइल के हमले होते हैं तो आपको ही इसका मुकाबला करना होगा। हमने पिछली बार देखा था कि जो तमाम सिक्योरिटी वगैरह की बात की गई थी वो तमाम सिक्योरिटी फेल हुई थी। यमन के कई सारे मिसाइल कई ऐसे इलाकों में गिरे थे जिससे इजराइल को चिंता हुई थी और वो जंग बहुत तेज हुई थी। वो जंग तभी रुकी थी जब हमास के साथ बातचीत हुई थी, और अगर फिर से हमास के साथ बातचीत सक्सेसफुल हो जाती है और ये अपना इमदाद वगैरह गजा में पहुंचना फिर से शुरू हो जाता है तो जाहिर तौर पे यमन भी हमले करना बंद कर देगा। इजराइल और हमास के सीज फायर की जहां तक बात है, फिलहाल ऐसा लगता है कि सीज फायर पर डेडलॉक लगा हुआ है। सीज फायर कहीं पहुंच नहीं पा रहा। इजराइल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो होस्टेजेज हैं उनको रिहा करे हमास, और हमास ने क्लियर कहा है कि अमेरिका का एक जिंदा होस्टेज और 4 जो लाशें हैं वो हम शुरुआत में गुडविल जेस्चर के रूप में देने को तैयार हैं। उसके बाद चीजें वैसे ही चलेंगी जैसे पहले तय हुई थी। हालांकि कुछ अखबारों का कहना है कि बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं, बातचीत आगे चल सकती है। इधर जो होस्टेज फैमिलीज हैं जिनके लोग अगवा हुए हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रेशर बना रहे हैं, और यही वजह है कि दोहा में तो टॉक सक्सेसफुल नहीं हुई है। लेकिन अब जो इजराइल के निगोशिएटर्स हैं वो दोहा से उठ के कैरो चले गए हैं। कैरो आप जानते हैं एक इंपॉर्टेंट, मिस्र की राजधानी कैरो है और वो एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है मिस्र यहां पर, जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है। इजिप्ट लगातार 2 बातें कर रहा है। पहला तो यह कि सीज फायर की कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए, और उसके बाद वहां जो रिकंस्ट्रक्शन का पूरा प्लान है वो इजिप्ट ने बनाया है, और अब ऐसा लगता है कि यह प्लान सभी ने लगभग एक्सेप्ट कर लिया। उधर इजराइल के अखबारों में एक और बड़ी जबरदस्त खबर है, जिस खबर के बारे में पहले भी कई सारे इशारे मिल चुके हैं। हमास के बारे में कहा जा रहा है कि उसने फिर से 25,000 लड़ाकों की फौज इकट्ठा कर ली है। यानी हमास की आर्मी में इस समय 25,000 लड़ाके हैं, ऐसा मानना है इजराइल के अखबारों का। 25,000 लड़ाकों का सीधा मतलब यह है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो हमास आसानी से हार नहीं मानेगा। ठीक है, आसमानी जो बम बरसेंगे उसमें नुकसान होगा, बचा ही क्या है नुकसान होने के लिए, लेकिन जमीनी जंग में लगातार इजराइल को परेशान करेगा हमास अगर उसके पास वाकई 25,000 की आर्मी दोबारा से तैयार हो गई है। ये भी बताता है कि जो लगातार बेंजामिन नेतन्याहू और बाकी लोग के दावे थे कि हमास को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, वो दावे बहुत सही नहीं थे। बीच में भी ऐसी खबरें आई थी कि हमास फिर से एक आर्मी के रूप में मजबूत हो रहा है, और अब यह खबर आ रही है कि 25,000 लोगों की आर्मी तैयार कर चुका है हमास। इसके अलावा जो इजराइल की बड़ी खबर है, जो इजराइल के लिए चिंता का विषय है, वहां के अखबारों में बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह छपे हुए हैं, वो शिन बेट के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तीखी झड़प, सीधी झड़प। शिन बेट के बारे में मैं बता दूं कि जैसे आईडीएफ उनकी आर्मी है बाहर की लड़ाई के लिए, वैसे ही इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, अंदर की सिक्योरिटी के लिए शिन बेट नाम की उनकी संस्था है जो बहुत मजबूत है। शिन बेट ने 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसको लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उंगलियां नेतन्याहू की तरफ उठी थी। उसके बाद नेतन्याहू के दफ्तर से जो पेपर लीक हुए थे उसको लेकर भी सवाल उठे थे, और वो मामला कोर्ट में चल रहा है। नेतन्याहू ने बीच में कहा था कि शिन बेट के जो एक्स चीफ हैं उन्होंने मुझे धमकी दी थी। इसके अलावा शिन बेट के जो अभी चीफ हैं उनके साथ भी उनकी तकरार चल रही है, उनको भी वो इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि नेसेट के अंदर, संसद के अंदर मैं प्रस्ताव लाकर शिन बेट के चीफ को हटाऊंगा। शिन बेट के चीफ का कहना है कि मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं लेकिन अभी नहीं। और वहीं जो वहां की आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की जज कह लीजिए, आप उनको एजी कह लीजिए, जो वहां की पोस्ट है, उनका कहना है कि बिना लीगल स्क्रूटनी के आप शिन बेट को नहीं निकाल सकते हो। आप जानते हो कि वहां की जो एजी हैं उनको लेकर भी नेतन्याहू से लगातार विवाद चल रहा है। 7 अक्टूबर के पहले नेतन्याहू कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ था, वो कोर्ट को पूरी तरह से अपने अंडर में लेना चाहता था, जिसको लेकर जबरदस्त विरोध था। अभी भी जो एजी हैं उनको नेतन्याहू फूटी आंख पसंद नहीं करता है, लेकिन हटा नहीं पा रहा है। और यह सब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इजराइल के अंदर 72% से ज्यादा लोग, 72% से ज्यादा लोग यह मानते हैं कि नेतन्याहू अब हमारी रक्षा नहीं कर सकता, नेतन्याहू को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यानी केवल 28% लोगों का तकरीबन उसके पास सपोर्ट बचा हुआ है। दूसरा, शिन बेट की जांच बता रही है कि नेतन्याहू खुद जिम्मेदार हो सकता है 7 अक्टूबर के लिए। 7 अक्टूबर को रोकने की जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो कोशिशें नहीं हुई, और शिन बेट से लगातार उसकी लड़ाई चल रही है। आईडीएफ के जो चीफ थे हलेवी, उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पर नया चीफ बनाया गया है।
और आईडीएफ की कंडीशन यह है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो रिजर्विस्ट हैं, जो इजरायली आर्मी का एक बहुत बड़ा सहारा है, जो रेगुलर आर्मी मेंबर तो नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पर आकर लड़ते हैं, वो इस बार लड़ने को तैयार नहीं है। तो वो यहां वहां बम तो गिरा रहा है। अभी लेबनान की खबर यह है कि 24 घंटे में 3 बार उसने बमबारी की है, जिसमें दावा किया कि हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर मारे गए हैं। अभी इसको लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेबनान की सरकार इसको लेकर नाराज है और ये सारा कुछ तो वो कर रहा है। गजा के अंदर भी बम गिराया है जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं, वेस्ट बैंक में भी, लेकिन सीधी लड़ाई की हिम्मत अभी वो भी नहीं कर पा रहा है। पहली बात तो ये कि अमेरिका का उस तरह का सपोर्ट नहीं है, अमेरिका किसी भी तरह से सीज फायर चाहता है, और दूसरी बात ये कि अंदर और बाहर उसकी आर्मी और शिनबेट और नेसेट के अंदर और कोर्ट के अंदर जिस तरह के विवाद लगातार चल रहे हैं, वो नेतन्याहू के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर रहे हैं। उधर अगर सीरिया के हालात आप देखेंगे तो सीरिया में लगातार अलग अलग तरह के विवाद चल रहे हैं। जोलानी ने कल दावा किया कि 3 सीरियन ट्रुप यानी सीरिया के 3 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, और उसका यह कहना है कि हिजबुल्लाह इसके लिए जिम्मेदार है। सऊदी अरब का जो अखबार है अल अरबिया, उसने भी जो खबर छापी है उसमें अपने एक कैमरामैन के घायल होने की बात की है और हिजबुल्लाह का नाम लिया है। अभी हिजबुल्लाह ने यह कंफर्म नहीं किया है कि वो इस हमले में, इस लड़ाई में शामिल था कि नहीं, लेकिन जोलानी हिजबुल्लाह की तरफ लगातार इशारा कर रहे हैं। अब जोलानी, जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो मुस्लिम जायनिस्ट हैं, इजराइल के बहुत करीबी हैं, अमेरिका के बहुत करीबी हैं, यूरोपीय यूनियन ने उनके ऊपर सारे सैंक्शन उठा लिए, टर्की उनकी मदद कर रहा है। मतलब इस समय जो जो इजराइल का दोस्त है वो सारे लोग जोलानी को पसंद करते हैं, जोलानी को लेकर वही आए हैं, भले वो किसी जमाने में अलकायदा या आईएसआईएस जैसे संस्थाओं के मेंबर थे। अब वो लगातार क्या कोशिश कर रहे हैं? वो लगातार कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। बेसिकली नार्दर्न इलाका पूरा टर्की के कब्जे में है, सदर्न इलाका पूरे के पूरे इजराइल के कब्जे में है। इजराइल जब जहां चाहता है हमला करता है और जोलानी बिल्कुल खामोश रहते हैं। अभी हाल की बात है कि द्रूज जो हैं, उनका, जिनका अलग नेशन बनाने की बात की जा रही है, उनको 1948 के बाद पहली बार इजराइल ने अलाउ किया कि आइए अपनी मसाजिद में आप नमाज वगैरह पढ़िए, अपने जो धर्मस्थल हैं उनको देखिए। जाहिर है जो फॉल्ट लाइंस हैं सीरिया के अंदर और लेबनान के अंदर, जो अलग अलग ईसाई अलग हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, उसके अलावा द्रूज हैं, इनके बीच में जो बंटवारा है, पूरा फायदा उसका इजराइल उठाना चाहता है। लेबनान में जो नई सरकार बनी है उसके जो हेड हैं वो अमेरिका के करीबी हैं, तो वो भी कुछ खास बोल नहीं रहे हैं। आराम से इजराइल अटैक कर रहा है, कुछ खास बोल नहीं रहे हैं। बीच में खबर आई कि इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत होगी। वो बातचीत कब हो रही है, कैसे हो रही है, कोई नहीं जानता। 5 जगहों पर कब्जा करके रखा है, 5 पोस्ट बना के रखा है इजराइल ने। हिजबुल्लाह का कहना बहुत साफ है कि अगर इनको नहीं हटवाया जाएगा तो हम अपने तरीके से हटाएंगे, यानी जंग का खतरा वहां भी है। और इन सब के बीच में जोलानी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने हमारे 3 लोगों को मारा है। जाहिर सी बात है कि लेबनान के साथ जो बॉर्डर है सीरिया का, वहां पर तनाव की स्थिति है। अब हिजबुल्लाह ने वाकई मारा है या हिजबुल्लाह का नाम जानबूझकर लिया जा रहा है ताकि अटैक के बहाने बनाए जा सकें, यह तो थोड़े वक्त बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने सीरिया को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करने का मन बना लिया है। एक आजाद मुल्क के रूप में सीरिया कब तक एग्जिस्ट करेगा, यह फिलहाल कोई नहीं जानता। एक खबर हिंदुस्तान से जुड़ी हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इन सब के बीच एक स्टूडेंट थी रजनी श्रीनिवासन, और रजनी श्रीनिवासन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं फलस्तीन के समर्थन में बहुत सारे जुलूस निकले और रजनी श्रीनिवासन भी उन जुलूसों में शामिल थी। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स फलस्तीन के समर्थन में शामिल हुए। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो अभियान चल रहा था उसमें सबसे पहले खलील को गिरफ्तार किया गया जो फलस्तीनी थी, और उसके बाद रजनी श्रीनिवासन को कहा गया कि तुम हमास की समर्थक हो, और उसका वीजा कैंसिल कर दिया गया। वीजा कैंसिल करने के बाद वो लेडी कनाडा चली गई। उनको पता था कि हम यहां पे रहेंगे तो हमें गिरफ्तार किया जाएगा और बहुत बुरी तरीके से डिपोर्ट किया जाएगा, इसलिए वो कनाडा चली गई। अब हमारे जो भक्तगण हैं वो रजनी श्रीनिवासन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी के रूप में उनको तो गर्व होना चाहिए था कि हमारी एक स्टूडेंट ने अपने कैरियर की परवाह नहीं की और हक के आवाज के साथ खड़ी हुई। वो मुसलमान भी नहीं है, वो फलस्तीनी भी नहीं है, लेकिन हक के साथ खड़ी हुई। उसको लगा कि फलस्तीनियों के साथ, गजा के लोगों के साथ जो गलत हो रहा है उसके पक्ष में नहीं आना चाहिए, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, इसलिए वो खड़ी हुई। नतीजा उसको बहुत बड़ी कीमत दे के चुकाना पड़ा।
अच्छा खासा वहां पीएचडी कर रही थी। पीएचडी जब कंप्लीट हो जाती, किसी बड़ी जगह उसको नौकरी मिल जाती और आराम की जिंदगी वो जीती। अब वो पीएचडी उसकी कैंसिल हुई, कनाडा आई है, आगे पढ़ाई का पीएचडी का जो भी प्लान बनाएगी। मुश्किल तो उसके सामने है ही, लेकिन बजाय उसको सलूट करने के, बजाय उसको सलाम करने के, अगर उसको लोग ट्रॉल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। रजनी श्रीनिवासन का एग्जाम्पल इतना ही बताता है कि फलस्तीन हो चाहे दुनिया का कोई भी मुद्दा हो, जो हक के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, जो हक की आवाज में आवाज मिलाने वाले लोग हैं, वो खतरों की परवाह नहीं करते और खड़े होते हैं सच के साथ। यही कोशिश हमारी भी है। हमने भी कोशिश की कि हम सच के साथ खड़े हों। मैं रजनी श्रीनिवासन को सलूट भी करता हूं और यह भी उम्मीद करता हूं कि उनको इससे बेहतर कैरियर ऑप्शन मिलेगा जिंदगी में। वो कुछ शानदार करेंगी। जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसकी कीमत चुकाई है, इसके बदले में आज नहीं तो कल उनको कुछ बहुत बेहतर मिलेगा। एक और खबर यूएई से है। ये भी खबर मैं चाहता था आपको बता दूं। यूएई के जो सुल्तान हैं, उनके मुलाकात हुई रूबियो से, मार्क रूबियो से, और उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का जो भी सलूशन हो, गज़ा का जो भी सलूशन हो, उसमें 2 स्टेट सलूशन की बात आनी चाहिए, यानी फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क बनाने की बात होनी चाहिए। कई बार अच्छा भी लगता है, कई बार मैं मुस्कुराता भी हूं जिस तरह से न केवल अरब वर्ल्ड के बल्कि दुनिया भर के लीडर्स इस तरह की बातें तो करते हैं, ज़बानी जमा खर्च तो करते हैं, लेकिन वास्तव में इसके लिए कुछ करने से पीछे हट जाते हैं। बहुत आसान था। अगर शुरू से ये लोग 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में थे तो इजराइल के ऊपर प्रेशर बना सकते थे, लेकिन उस वक्त तो जब हूथी ने रास्ते बंद कर दिए थे तो माल जो जा रहा था वो सऊदी अरबिया, यूएई वाले ज़मीनी रास्ते से जा रहा था। तो एक तरफ आप इजराइल की मदद करते हैं, इजराइल के साथ खड़े होते हैं, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली, और दूसरी तरफ 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपकी बात पर कितना भरोसा किया जाए और कितना भरोसा ना किया जाए, ये देखने वाली बात है। तो अभी फिलहाल ये मामला है कि सीज फायर का मामला लटका हुआ है। अब कैरो में बातचीत होगी, देखते हैं सीसी कोई सीज फायर करा पाने में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर सीज फायर होता है, जिसकी मुझे उम्मीद है, अगर सीज फायर होता है तो फिर उसके बाद गजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो इजिप्ट का है वो लागू हो सकता है। अगले 2-4 सालों में हम गजा को बहुत बेहतर पोजीशन में देखें। और अगर सीज फायर नहीं होता है तो फिर एक खूनी खेल शुरू होगा, जो कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो फिलहाल देखते हैं हूथी किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, अमेरिका क्या और हमले करता है, क्या ईरान को धमकी देने में वाकई सीरियस हैं ट्रंप और ये हिम्मत करते हैं कि इजराइल के थ्रू ईरान के ऊपर हमला करें। अगर ऐसा होता है तो ईरान क्या जवाब देता है, और सबसे बड़ी बात कि कैरो में जो सीज फायर की कोशिश चल रही है वो कितनी कामयाब होती है। इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि मिडिल ईस्ट का फ्यूचर कैसे होगा, मिडिल ईस्ट का फ्यूचर कहाँ जाएगा। ट्रंप ये कहकर आए थे कि मैं कोई नई लड़ाई शुरू नहीं करूंगा, लेकिन यमन पर बॉम्बिंग करके उन्होंने एक लड़ाई शुरू की है। इसका क्या अंजाम होता है देखना होगा। उधर उनकी पुतिन से बातचीत हुई है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वार लगातार बंद कराने की बात वो कर रहे हैं, और इधर चाइना में रशिया, ईरान और चाइना की जो मीटिंग हुई है और उसमें जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सपोर्ट किया गया है, वो साफ बताता है कि दुनिया में एक और पावर बैलेंस उभर रहा है। इन सब का क्या असर होगा अगले कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी मैं आपको लगातार रिपोर्ट करता रहूंगा। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं, सुपर थैंक दे सकते हैं। आपकी हर मदद, आपकी हर चीज हमें मजबूत करती है। और अगर ये सब कुछ ना कर सकें तो चैनल सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।